नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे खबरों की ओर। इस बीच आ रही एक बड़ी खबर, ज्ञान व्यापी से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, बड़ी खबर ज्ञान व्यापी महाश्रृंगार गौरी प्रकरण का मामला। ज्ञान व्यापी से जुड़े 2 मामलों में होगी सुनवाई। ये इस वक्त की बड़ी खबर। कोर्ट में मुस्लिम पक्ष दाखिल करेगा आपत्ति। तो ज्ञान व्यापी के संपूर्ण परिसर के सर्वे का ये पूरा का पूरा मामले में कुछ देर में होगी सुनवाई। ये इस वक्त की बड़ी खबर वाराणसी से, जहां पर ज्ञान व्यापी महाश्रृंगार गौरी प्रकरण का मामला, ज्ञान व्यापी से जुड़े 2 मामलों में सुनवाई होगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोर्ट में मुस्लिम पक्ष दाखिल करेगा आपत्ति। बड़ी जानकारी, ज्ञान व्यापी के संपूर्ण परिसर के सर्वे का यह मामला। तो मामले में कुछ देर में सुनवाई जो है वो शुरू हो जाएगी। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। ज्ञान व्यापी महाश्रृंगार गौरी प्रकरण मामला, जिसमें ज्ञान व्यापी से जुड़े 2 मामलों पर सुनवाई होगी। धर्मेंद्र चौबे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं इस जानकारी के साथ। धर्मेंद्र, ज्ञान व्यापी मामले से जुड़े 2 मामलों पर आज सुनवाई होने जा रही है कुछ ही देर में। अंजलि, देखिए, लगभग 2 बजे से ये सुनवाई प्रारंभ होगी और जिला न्यायाधीश अजय कुमार विशेष की अदालत में ये सुनवाई होगी। चूंकि मामला ज्ञान व्यापी से जुड़ा है और हाईकोर्ट ने जो इंस्ट्रक्शन अंजलि दिया था कि पूरे ज्ञान व्यापी परिसर का उन्होंने आदेश नहीं दिया, बल्कि उन्होंने जो तथाकथित शिवलिंग की बात हो रही है, जो आकृति नुमा शिवलिंग की हिंदू पक्ष द्वारा दावा किया जा रहा है, उसकी सर्वेक्षण का आदेश किया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया है फिलहाल। और जो वादी पक्ष द्वारा वहां पे दाखिल किया गया था, वाद दाखिल किया गया है, वो पूरे ज्ञानव्यापी जो परिक्षेत्र है उसमें जो हिंदू पक्ष का दावा है उसमें यह स्पष्ट लिखा है, विष्णु जैन ने, हिंदू पक्ष के अधिवक्ता ने, कि पूरे परिक्षेत्र का सर्वे होगा ताकि पूरे परिक्षेत्र का यह स्पष्ट हो सके कि भौगोलिक स्थिति, भौगोलिक संरचना, वहां की वास्तु स्थिति क्या है, इससे ये स्पष्ट होगा सर्वे, जब ये अस्थायी सर्वे होगा। और जैसे उन्होंने श्री राम लला का भी जिक्र उसमें किया है कि जैसे श्री राम लला के पत्थरों का सर्वेक्षण हुआ है, अस्थायी ने रिपोर्ट दिया पुरातत्व ने, जब सर्वे की रिपोर्ट आएगी तभी न्यायालय के सामने यह स्पष्ट हो जाएगा कि वो मंदिर थी या मस्जिद थी। रही बात आज अंजलि, जो वादी पक्ष और प्रतिवादी पक्ष दोनों को मौका कोर्ट ने दिया था, 19 तारीख का प्रतिवादी पक्ष को दिया था कि उनके द्वारा आपत्ति जो भी हो दाखिल कर दी जाए, लेकिन फिलहाल में संडे होने की वजह से उनके द्वारा आपत्ति नहीं दाखिल की गई। तो आज प्रतिवादी पक्ष द्वारा उस पर अस्थायी सर्वे जो पूरे परिक्षेत्र का मामला है उसको लेके उनके द्वारा जो है आपत्ति दाखिल की जाएगी। वहीं हिंदू पक्ष को जो आज का डेट दिया गया उसमें सुनवाई करने के लिए कि क्या पूरे परिक्षेत्र का सर्वे होगा या जो हाईकोर्ट ने जिस एरिया को सील किया गया है न्यायालय के आदेश पे, बस उस एरिया का सर्वे होगा। अंजलि, और मुस्लिम पक्ष की तरफ से भी आपत्ति आज दाखिल की जाएगी कोर्ट में। अंजलि, देखिए, मुस्लिम पक्ष लगातार दावे कर रहा था कि वो फव्वारा है, फव्वारा, और तमाम सर्वे रिपोर्ट जो इसके पूर्व में न्यायालय द्वारा सर्वे कराया गया था, तमाम ऐसी चीजें निकल कर आई थी जो न्यायालय के अधिवक्ता थे उनके द्वारा जिस तरीके की सर्वे रिपोर्ट की गई थी, सर्वे कमीशन टीम थी, उसके बाद से मुस्लिम पक्ष लगातार ये दावे कर रहा था कि फव्वारा और तथाकथित शिवलिंग वहां पे ये लोगों का दावा किया जा रहा है, लेकिन है ऐसा कुछ नहीं। उसको लेके आज मुस्लिम पक्ष पूरी रूपरेखा तैयार कर लिया है और 2 बजे अपने दावों के साथ मुस्लिम पक्ष भी वहां पे हाजिर होगा। अंजलि, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र चौबे इस तमाम जानकारी के लिए। तो मामले में कुछ ही देर में अभी सुनवाई शुरू जो है वो हो जाएगी। ज्ञान व्यापी महाश्रृंगार गौरी प्रकरण का ये पूरा का पूरा मामला, जिसमें आज सुनवाई होने वाली है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ज्ञान व्यापी से जुड़े 2 मामलों में सुनवाई आज होने जा रही है। चलिए, खबरों में आगे बढ़ेंगे। उधर महाराजगंज के चौक बाजार स्थित गुरु गोरक्षनाथ मंदिर के रुद्र महायज्ञ की पूर्णाहुति कार्यक्रम में सीएम योगी शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने गुरु गोरक्षनाथ के दर्शन पूजन के साथ ही बता दें कि शिव मंदिर में ज्योतिर्लिंग की प्राण प्रतिष्ठा भी करवाई। आज से 5 साल पहले जब मैं आया था तब मैं देख रहा था कि जहां पे पवित्र ज्योतिर्लिंग था वो खंडित हो गया था। तो मैंने यहाँ पर डॉक्टर एसपी सिंह जी से भी और यहाँ पर मंदिर के जो छावनी के कोठारी हैं खलारी बाबा से भी मैंने कहा था कि यहाँ पे दूसरा ज्योतिर्लिंग लगना चाहिए
और मंदिर का पुनरुद्धार होना चाहिए। और मुझे अच्छा लगा कि समय से दोनों कार्यक्रमों को, गोरखनाथ मंदिर का भी पुनरुद्धार हुआ है, नया स्वरूप मिला है, और साथ साथ यहाँ पर इस पूरे बाजार का तो कायाकल्प हुआ ही है, भगवान शिव का भी नया मंदिर और नया ज्योतिर्लिंग की स्थापना विधिवत वैदिक मंत्रोच्चार के साथ रुद्र महायज्ञ की पूर्णाहुति के साथ आज यहाँ पर संपन्न हो रहा है। ये भारत की ही परंपरा है कि हमने जीव मात्र के कल्याण की बात तो की, सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात की, सबके सुख की कामना की है, सबके मंगल की कामना की है, सबके कल्याण की बात की है। दुनिया को भी हम लोगों ने एक परिवार के रूप में माना है, लेकिन चेतन जगत के साथ साथ इस जगत की प्रत्येक उस वस्तु को, चाहे वह जड़ हो या चेतन, उनके प्रति हमारी श्रद्धा का भाव जो हमारे लिए उपयोगी है, लोक कल्याणकारी है, जो सृष्टि के लिए आवश्यक है, उसके प्रति श्रद्धा का भाव, सम्मान का भाव, और अगर उससे कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है तो उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना। जब हनुमान जी महाराज जा रहे थे लंका दहन करने के लिए, माता सीता की खोज करने के लिए, तो बीच में देवताओं की प्रेरणा से मैनाक पर्वत सामने आता है और कहता है कि बजरंगबली, एक लंबी छलांग आप लगा रहे हैं, बीच में आप कुछ देर विश्राम कर लीजिए। तो हनुमान जी ने कहा कि नहीं, जब तक मैं अपने स्वामी का काम पूरा न कर लूं, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम। सीएम योगी का गोरखपुर दौरे का आज चौथा दिन था और बता दें कि सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन लगाए और साथ ही जहां पर दूर दूर से फरियाद लेकर फरियादी आए, सीएम योगी ने एक एक करके सबकी फरियादें सुनी, जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। साथ ही बता दें कि मौके पर एडीजी, कमिश्नर, आईजी, डीएम, एसएसपी, एसपी सिटी मौजूद रहे। उधर बलिया में सोमवार की सुबह एक बड़ा नाव हादसा हुआ है। बता दें कि यह नाव हादसा फिफना थाना क्षेत्र के मालदेपुर घाट पर हुआ। इस दौरान इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो चुकी है। घटनास्थल पर मौजूद लोगों की माने तो जब से नाव हादसा हुआ तो नाव पर करीब 40 लोग सवार थे और इस हादसे में लापता लोगों की तलाश अभी भी जारी है। अभी मीडिया से सूचना मिली कि नाव पलट गई है, तो मैं तुरंत जो है सारे कार्यक्रम छोड़कर मैं यही जो है मालदेपुर घाट पे जो है मैं आया। पूरा जन सैलाब है यहाँ पे, और जिससे कि हमारे जो मुन्ना जी हैं जो है आके ये चौकीदार है, उन्होंने बताया कि 40 लोग सवार थे, वो सबको बचाया गया है। उसमें 3 लोग में 2 लोग तो मर गए, 1 लोग को हॉस्पिटल भर्ती कराया गया है। अभी नाव जो है जहाँ पे नाव पलटी है वहीं पे हम लोग हैं, नाव के अंदर कोई अभी है नहीं, और अब हम लोग पता कर रहे हैं, फिर हॉस्पिटल जा रहे हैं, और कितने लोग घायल हैं अभी अपुष्ट पूरी जानकारी नहीं है। जैसा वो बताए मैं वही बता रहा हूँ आपको। आज सुबह लगभग 8:30 बजे मालदेय घाट में लोग परंपरा के अनुसार मुंडन संस्कार के लिए लोग आए थे, और यहाँ ये भी परंपरा है कि ओहार लोग करते हैं, जिसमें एक तट से दूसरी तट की तरफ जाते हैं। उसी कार्यक्रम के अंतर्गत लोग नाव में सवार होके एक तट से दूसरी तरफ की जा रहे थे। ये सूचना प्राप्त हो रही है कि इंजन में कुछ गड़बड़ी आई, और आज चूँकि हवा बहुत तेज़ चल रही है
तो उसी की वजह से नाव डिसबैलेंस हो गई और पलट गई। तो मौके पर जो गोताखोर इत्यादि थे सभी ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन प्रारंभ किया और अब तक की सूचना के अनुसार सभी लोगों को निकाल लिया गया है। देखिए, वो ऐसा नहीं था कि उसमें ज़्यादा ओवरलोड था। उसमें इंजन फेल हो गया, बताया जा रहा है कि इंजन फेल हो गया। उसके बाद जो है एक तरफ जो है ज़्यादा लोग वहाँ पर बैठ गए, तो उसके कारण जो है वहाँ पर कितने लोग सवार की सूचना आई थी आपके पास? 35 लोगों को बता रहे, 35 लोग उसमें सवार थे, लेकिन 3 लोगों की मृत्यु हुई है और 4 लोग अस्पताल में भर्ती है, लेकिन इनकी हालत ठीक है और खतरे से बाहर है। एक आदमी थोड़ा सीरियस है, उसको बनारस रेफर किया। देखा जाता है मंत्री जी, अक्सर स्नान को लेके कभी डूबने की सूचना आती है, किसी दिन एक घटना, किसी दिन 2 घटना, लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं। उसके बाद भी जिला प्रशासन इसको लेके गंभीर नहीं हो रहा है। घाट पे कोई उचित व्यवस्था नहीं है। ऐसा नहीं है, प्रशासन इस पर तुरंत नहीं, जिलाधिकारी महोदय तुरंत वहाँ पर पहुँचे घटना के बाद और सभी जो आवश्यक जो सुविधाएं थी उन्होंने तुरंत अस्पताल सबको भेजा। तो और वहाँ जो लोग अंदर थे, बहुत सारे लोगों को बचाया गया और बहुत लोग बचे हैं। उधर राजधानी लखनऊ में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर एक 8 साल के बच्ची के साथ कसाई ने 6 महीने तक यौन शोषण किया। इतना ही नहीं, उसने मासूम के गर्भवती होने पर गर्भपात भी करवा दिया। अब इस पूरे मामले पर यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने मामले में संज्ञान लेते हुए ठोस कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे अपराधों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। साथ ही उन्होंने अवैध रूप से चल रहे अस्पतालों पर कार्रवाई के लिए निर्देश दिए हैं और लड़की के गर्भपात मामले में अमेठी के वोमिस अस्पताल को तत्काल सीज करने के निर्देश दिए गए हैं। उधर आपको बता दें कि गाजीपुर में गौतम बुद्ध जयंती कार्यक्रम में स्वामी प्रसाद मौर्य ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार साजिश के तहत आरक्षण व्यवस्था ध्वस्त कर रही है। मौर्य ने कहा कि बीजेपी सरकार अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के आरक्षण शून्य कर रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार का रवैया तानाशाही भरा है और लोकतंत्र की हत्या करने जैसा है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक सवाल के जवाब में सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ओपी राजभर दरअसल अधगी कारतूस जैसे सपा में आए थे और बाहर हो गए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक सुनियोजित साजिश के तहत लगातार भारतीय संविधान प्रदत्त आरक्षण की व्यवस्था को ध्वस्त करने में लगी हुई है और उसी का नतीजा है कि आज अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ों का आरक्षण भाजपा सरकार निरंतर शून्य करती जा रही है। ये अपने आप में एक बहुत गंभीर मामला है कि संविधान की कसम खाकर संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग जब संविधान का सम्मान नहीं करेंगे तो स्वाभाविक रूप से देश गर्त में। उधर पहलवानों के जरिए लगाए गए आरोप और लगातार दिए जा रहे धरने के बाद एक बार फिर से मीडिया से मुखातिब होकर भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैं नार्को टैक्स के लिए तैयार हूं, बस शर्त यह है कि विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया का भी ये टेस्ट होना चाहिए। इस बयान के बाद अब बजरंग पुनिया ने ऐलान किया है कि पहलवान भी नार्को टेस्ट कराने के लिए तैयार हैं। खिलाड़ी जिन जिन लोगों ने आरोप लगाया सबके नार्को टेस्ट कराए जाए और इस आंदोलन के पीछे षड्यंत्र क्या है, मंशा क्या है, उसको जो है नार्को टेस्ट के द्वारा पता लगाया जाए और साथ ही साथ मेरा भी नार्को टेस्ट करा लिया जाए। अब ये मांग मैं उनकी पूरी करने को तैयार हूं, लेकिन जितने भी खिलाड़ी आरोप लगाए हैं, क्योंकि आरोप मैंने तो लगाया नहीं, तो उनके भी नार्को टेस्ट कराए जाएं और साथ ही साथ मेरे भी नार्को टेस्ट कराए जाएं, जिससे पता लग सके कि इस षड्यंत्र के पीछे कौन है और या सच्चाई क्या है। वो सच्चाई देश की जनता के सामने आ जाएगी और उसके लिए मैं तैयार हूँ।
उधर दौड़ती भागती जिंदगी में एक घर में रहकर भी बच्चों को अपने माँ बाप से बात करने का मौका नहीं मिल पाता। वहीं इसी युग के आधुनिक श्रवण कुमार अपने मां को लेकर भारत दर्शन यात्रा पर बीते 4 वर्षों से निकल पड़े हैं। 2018 से अब तक लगभग 70,000 किलोमीटर चल चुके मैसूर के डी कृष्ण कुमार भारत के साथ नेपाल, भूटान और म्यांमार के भी दर्शन स्थलों की सैर कर चुके हैं। अपने 73 साल की मां के साथ अभी भी उनकी यात्रा जारी है। बढ़ेंगे आगे। उधर राजधानी लखनऊ के एडल्को सेकंड में दरअसल डीपीएस स्कूल के पास पिछले कई दिनों से अवैध खनन का जो काम है वो जोरों पर चल रहा है, जहां पर दर्जनों डंपर रात के समय से ही अवैध रूप से खनन कर मिट्टी ढूंढने का यहाँ पर जो काम है वो यहाँ पर कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर एलडीए और साथ ही पुलिस मूकदर्शक बनी हुई है, वो भी तब जब योगी राज में सरकारी तंत्र को भ्रष्टाचार पर शिकंजा कसने के कड़े निर्देश दिए गए हैं। और रुक करेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। उत्तराखंड सचिवालय में हाई लेवल बैठक, ये इस वक्त की बड़ी खबर। हाई लेवल बैठक उत्तराखंड सचिवालय में सीएम धामी की अध्यक्षता में ये बैठक जो है वो हो रही है। अवैध अतिक्रमण को लेकर ये महत्वपूर्ण बैठक, जमीनों से जुड़े सभी विभागों के एचओडी मौजूद है इस बैठक में। अवैध अतिक्रमण पर सख्त कार्रवाई होगी, सीएम की तरफ से स्पष्ट कह दिया गया है। अवैध अतिक्रमण करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। तो उत्तराखंड सचिवालय में हाई लेवल बैठक हो रही है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, सीएम धामी की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। कहा था कि अतिक्रमण जहाँ पर भी होगा, सरकारी भूमि पर जो भी अतिक्रमण होगा उसको सभी से हमने कहा था कि स्वतः ही अपना जिन्होंने अतिक्रमण किया है हटा लें, अन्यथा प्रशासन उनके अतिक्रमण को हटाने का काम करेगा। और इस क्रम में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई लगातार जारी है और ये जब तक जारी रहेगी जब तक पूरी तरह से सरकारी भूमि से अतिक्रमण मुक्त नहीं हो जाता। उधर देहरादून में कांग्रेस मुख्यालय में कल शाम कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा के नेतृत्व में सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया और इस बैठक में कांग्रेस, वाम दल, जनता दल, परिवर्तन पार्टी समेत विभिन्न राजनीतिक दल शामिल हुए। प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने कहा कि हमें भाजपा के समाज को तोड़ने और नफरत की राजनीति के खिलाफ एकजुट होकर लड़ना होगा। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महिलाओं के उत्पीड़न जैसे मुद्दों से आम आदमी का ध्यान हटाने के लिए भाजपा सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कर प्रदेश में नफरत की राजनीति कर रही है, जिसको लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। देखिए, क्योंकि पब्लिक को बीजेपी ने इतना परेशान कर दिया, उनके पास समय नहीं है चीज़ों को समझने का। पटवारी पेपर लीक, SSC भर्ती घोटाला, बेरोजगारों पर लाठीचार्ज, हरिद्वार में आतंकवादियों को पकड़ना यूपी पुलिस के द्वारा, अंकिता मर्डर केस में वीआईपी का बचना अब किसी और प्रधान को बताने लग गए हैं। कौन प्रधान है ये पता नहीं। जोशीमठ की घटना, आपके पद्मश्री अवार्ड पाए हुए और गोल्ड मेडलिस्ट लोग जो है धरने में बैठे, मंत्री के खिलाफ कार्रवाई नहीं, मंत्री सड़कों पर आम आदमी को पीट रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं। तो न्याय कैसे मिलेगा, इस चीज़ को लेकर सभी में चिंता है। आम आदमी इतना परेशान है, उसको समझ में नहीं आ रहा कि हम कैसे लोगों की मदद करें। उधर हैदराबाद से चारधाम यात्रा के दर्शनों के लिए आए तीर्थयात्रियों के दल ने शाम को तेलुगु गानों पर नृत्य किया। देर शाम आंध्र प्रदेश के हैदराबाद से पहुंचे तीर्थयात्रियों ने तेलुगु डांस कर थकान मिटाई। साथ ही साथ चारधाम यात्रा के प्रथम धाम यमुनोत्री दर्शन के बाद गंगोत्री जाने की भी तैयारी की। इस दौरान तीर्थयात्रियों ने उत्तरकाशी में खूब मस्ती की और चारधाम यात्रा का आनंद लिया। उधर हल्द्वानी में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने दरअसल बयान देते हुए कहा है कि जमीन विवाद के मामले लगातार सामने आ रहे थे, जिनमें अब कुछ गिरावट जरूर सामने आई है, लेकिन जितने मामले उनके सामने आते हैं उसका निस्तारण करने का प्रयास किया जाता है। जो मामले सामने आते हैं उनमें संबंधित अधिकारी को मौके पर बुलाकर तथ्य देखे जाते हैं और जिनमें फ्रॉड नजर आता है उन मामलों में मुकदमा भी दर्ज कराया जाता है। लैंड के मैटर्स हैं, इसमें से यद्यपि पहले से तो गिरावट आई है, पहले तो लैंड के बहुत ज़्यादा मामले आते थे, अब इतने नहीं आते हैं, लेकिन इसमें प्रयास यही रहता है कि
जो दो पार्टीज हैं जिनका विवाद है या फिर तहसील का जो हमारा स्टाफ है उसको हम सॉल्व कर दें। कहीं पे अगर कोई छोटी गलती है, कोई भूल है जिसको ठीक किया जा सकता है म्यूटेशन में या तितम में से, तो उसको भी हम करते हैं। और जहाँ पे फिर क्लियर कट फ्रॉड का मामला बनता है कि हाँ धोखाधड़ी हुई है, जानबूझ के की गई है, उसमें क्रिमिनल इंटेंट मानते हुए इन मामलों को लैंडफोर्ड में रखते हैं। और इसकी भी मीटिंग अभी हम हफ्ते भर में लेंगे क्योंकि काफी मामले इसमें जमा हो चुके हैं। उधर रुद्रपुर के मुख्य बाजार में गंदगी के विरोध में दरअसल व्यापार मंडल ने आज धरना प्रदर्शन का नारेबाजी की। प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के नगर अध्यक्ष संजय जुनेजा का कहना है कि मुख्य बाजार में शौचालय से दुर्गंध उठ रही है। व्यापारियों और बाजार में आने वाले ग्राहकों का इससे बुरा हाल है। लोग मुंह पर कपड़ा लगाकर गुजरते हैं, ऐसे में व्यापार भी प्रभावित हो रहा है, बावजूद कोई सुनवाई नहीं कर रहा। उन्होंने आरोप लगाया है कि आज तक मुख्य बाजार में नालियों की सफाई न होने से ये पूरी तरह गंदगी से भरा हुआ है। वहीं व्यापारियों ने कहा है कि अगर नगर निगम के मेयर, एमएनए और साथ ही साथ अन्य अधिकारी काम नहीं कर सकते तो गद्दी छोड़ दें। व्यापारियों ने समस्या का हल न होने पर जल्द ही उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। देखिए, जहाँ पर हम लोगों ने आज प्रदर्शन करा है, ये रुद्रपुर शहर का एक हृदय स्थल है। ये मुख्य बाजार है। मुख्य बाजार में पिछले 2-3 साल पहले यह नाले बने थे हाईकोर्ट के निर्देशानुसार। आज तक इनकी सफाई नगर निगम ने एक बार भी नहीं करवाई, एक बार भी आज तक। आज ये नाले सारे चौक हैं, नाले सारे गंदगी से भरे पड़े हैं। नालों के पानी जो सारे वो बाहर निकल कर आ रहा है, फुटपाथ पर आ रहा है, सड़क पर आ रहा है। हमारा ग्राहक नहीं दुकानों पर आ पा रहा। हमारे दुकानदार दुकान पे बैठते हैं, इनकी बदबू आती है सारा दिन। अभी कुछ दिन पहले इन्होंने रुद्रपुर शहर में भी यहाँ पर एक ही जो हमारा शौचालय यहाँ पर बाथरूम है, यहाँ पर उसको इन्होंने रिपेयर करवाया था। बहुत हमारे दुकानदार कह के थक गए, मर गए उसको दुकानदार कह के। नगर निगम को होश नहीं आ रहा था। उधर जैसे जैसे गर्मी लोगों को परेशान कर रही है, वैसे वैसे हल्द्वानी में पेयजल किल्लत भी बढ़ गई है। अब शहर के कई इलाकों में पर्याप्त पेयजल आपूर्ति न होने से लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई बार तो ट्यूबवेल भी खराब हो रहे हैं और इसके अलावा जगह जगह हो रहे लीकेज भी अब परेशानी का सबब बन रहे हैं। हालांकि विभाग टैंकरों से पेयजल आपूर्ति कराने की बात कर रहा है। जल संस्थान के अधिशासी अभियंता रवि लुशाली का कहना यही है कि रामपुर रोड में पेयजल लाइन क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसकी मरम्मत का कार्य चल रहा है। इसके साथ ही एक ट्यूबवेल खराब है जिसे सही करवाया जा रहा है। वर्तमान में हमारा एक नलकूप खराब है, वो जल संस्थान कार्यालय परिसर में है। और बाकी जो हमारा ये रामपुर रोड का क्षेत्र है, वहाँ पर ये बिल्कुल के द्वारा जो रोड वाइडनिंग का कार्य कराया जा रहा है, उसमें हमारी पाइपलाइन क्षतिग्रस्त करी गई थी, तो जिनका मरम्मत का कार्य चल रहा है। इससे प्रभावित क्षेत्रों में टैंकर के माध्यम से जलापूर्ति की जा रही है। और दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ समस्या आ रही है वह रोस्टिंग के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है और टैंकर के माध्यम से जलापूर्ति की जा रही है। सर, कई जगह लीकेज की बड़ी भारी समस्या आ रही है, चाहे वो सड़कों पर हो या अंदर के क्षेत्रों में हो। जिन क्षेत्रों में लीकेज सामने आ रही है हमारी, उनको प्राथमिकता मरम्मत का कार्य कराया जा रहा है। उधर सोशल मीडिया पर एक खौफनाक वीडियो वायरल हो रहा है जो कि हल्द्वानी के लालकुआं क्षेत्र का बताया जा रहा है। ये वीडियो 2 दिन पुराना है, जहां लालकुआं में रेलवे भूमि पर काबिज अतिक्रमणकारियों को रेलवे प्रशासन खाली करवा रहा था। वहीं इस दौरान एक सांप निकला और वहीं अतिक्रमण टूटने से एक व्यक्ति बौखलाया हुआ नशे की हालत में था। फिर क्या, बौखलाए युवक ने सांप को पकड़कर उसके मुंह को खा लिया और वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने युवक से ये खतरनाक स्टंट करने को मना भी किया, लेकिन युवक ने किसी की नहीं सुनी और इस दौरान किसी युवक का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। गनीमत रही कि सांप का जहर युवक के शरीर में नहीं गया, युवक बच गया। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, लेकिन ये तस्वीरें जो हैं बेहद खौफनाक है आपको। और युवक को मना भी इस दौरान यहाँ पर किया गया, लेकिन युवक काफी नशे में था और इस तरीके से जो ये घटना है वो यहां पर हुई है। बढ़ेंगे आगे, आपको बता दें कि रुड़की के धनौरी के सुनसान इलाके में एक महिला पर धारदार हथियारों से हमला कर घायल कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिला को घायल अवस्था में रुड़की के सिविल अस्पताल भिजवाया, जहां पर उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। मौत से पहले महिला ने पुलिस को बयान दिया कि किसी युवक ने धारदार हथियार से उस पर हमला कर दिया था और उसके साथ उसका बेटा और पति भी मौजूद था, लेकिन पुलिस को वे मौके से मौजूद नहीं मिले। पुलिस उनकी तलाश में जुटी है और मामले की जांच कर रही है। मुझे श्रीमान ज्वाइंट मजिस्ट्रेट महोदय ने 9:49 पर सूचना दी थी कि जो है सिविल अस्पताल में कोई महिला जो है गोली लग के पहुंची है, जिसका डायग्नोसिस करना है। आप वहां चले जाएं।
अनुपालन में मैं हॉस्पिटल पे आया और महिला जो है 108 की गाड़ी में थी, जहाँ से उनको डॉक्टर ने अंदर ले गया। पुलिस के सीओ भी आए और स्टाफ भी आया। डॉक्टर उसको चेकअप किया और अभी जो है उसका इलाज चल रहा है। मेरे हिसाब तो शायद डेथ ही हो सकती है उसकी, लेकिन डॉक्टर साहब अभी डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं। मैं उनसे लिखित मांग रहा हूँ कि आप मुझे लिखित दीजिए, ये जिंदी है हमारी। वो कह रहे हैं कि थोड़ा हम परीक्षण कर रहे हैं, उसके बाद आपको। महिला कहाँ की है, कहाँ के रहने वाली है, फिर किस हालत में मिली है मौके पर? ये यहाँ पर जो है फुरकान अली नाम का सिपाही उसको लाया था और ये 52 डंडरा के पास धनर चौकी के समीप क्षेत्र अंतर्गत से यहाँ से उस पुलिसकर्मी ने यहाँ पर लाई थी, ऐसा उनके द्वारा बताया गया पुलिसकर्मी के द्वारा। पूरी जानकारी नहीं मिल पाई महिला के बारे में? अभी मेरे पास पूरी जानकारी नहीं मिली और डॉक्टर को मैंने इस बारे में पूछा था, जिन्होंने भी कहा कि अननोन के हिसाब से यहाँ पर महिला की पहचान नहीं हो पाई है। महिला की अभी जो है पहचान नहीं हो पाएगी, वो कहाँ की है। महिला बाहर की है कि ज़ाहिरीन बताई जा रही है कहीं की? ऐसा तो अभी मैं कुछ नहीं बता सकता, पुलिस ही बता सकती है। महिला के शरीर पर कुछ घाव है? महिला के शरीर पे एक जगह जो है हाथ के अंगुलियों के पास और बाकी उसके छाती पर जो है। कौन सा थाना मामला है? ये शायद पिरान करियर थाना के क्षेत्र अंतर्गत की बात है। चलिए इसी के साथ उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए जनता टीवी के साथ।